हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्विसेज मंत्रा में। दोस्तों, आज से शुरू हो रही है हमारी बीपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें हम सिर्फ उत्तर याद नहीं करेंगे बल्कि उसके पीछे का पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्योंकि बीपीएससी वही छात्र निकालता है जिसे कॉन्सेप्ट आता हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल दोस्तों, अभी हम 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति निहित होती है। इसका आंसर होगा, मतलब ऑप्शन दिया है संघ लोक सेवा आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय, कर्मचारी चयन आयोग या लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श उपरांत राष्ट्रपति में। तो इसका उत्तर होगा लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के परामर्श के उपरांत राष्ट्रपति में नियुक्त होती है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 98 के अंतर्गत लोकसभा सचिवालय के स्टाफ की नियुक्ति और सेवा शर्तों का प्रावधान किया गया है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है भारत का महान्यायवादी। ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को विधिक मामलों में परामर्श देता है। ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त सुनवाई हेतु अर्ह नहीं है। संसद के सदन की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता। और ऑप्शन डी है कि सरकार का पूर्णकालिक सलाहकार है। तो इसका उत्तर होगा कि भारत का जो महान्यायवादी है वो राष्ट्रपति को विधिक मामलों में परामर्श देता है, क्योंकि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 76 है उसके अंतर्गत भारत के महान्यायवादी पद का प्रावधान है और इसे देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी के रूप में नियुक्त माना जाता है। और यह अनुच्छेद 150 के तहत राष्ट्रपति को विधिक मामलों में परामर्श दे सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी पद का प्रावधान है और अनुच्छेद 150 के तहत राष्ट्रपति को विधिक मामलों में परामर्श दे सकता है महान्यायवादी। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि भारतीय संविधान की विभिन्न सूचियों के निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए और बताएं कि निम्नलिखित में से कौन से विषय समवर्ती सूची में आते हैं। ऑप्शन ए है वन्य जीवों की सुरक्षा, ऑप्शन बी है कृषि पर आय और तीसरा है विद्युत उपभोग अथवा बिक्री पर कर और चौथा है मूल्य नियंत्रण। तो ऑप्शन ए है कि 2 तथा 3 सही है, ऑप्शन बी है कि 1 तथा 4 सही है, ऑप्शन सी है केवल 4 सही है और ऑप्शन डी है केवल 2 सही है। तो इसका उत्तर होगा 1 तथा 4 सही है, यानी वन्य जीवों की सुरक्षा और मूल्य नियंत्रण, क्योंकि कृषि पर आय, विद्युत उपभोग अथवा बिक्री पर कर राज्य सूची के विषय हैं। और वर्तमान में समवर्ती सूची में शामिल विषयों की संख्या 52 है और राज्य सूची में कुल 61 विषय शामिल हैं। तो ध्यान रखना, समवर्ती सूची में 52 है और वही अगर राज्य सूची की बात करें तो इसमें 61 है। फिर बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। ग्राम पंचायतों का गठन, समान नागरिक संहिता, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों की प्रोन्नति या काम का अधिकार। ऑप्शन ए है केवल 2, ऑप्शन बी है 1 तथा 2 और ऑप्शन सी है 2 और 4 और ऑप्शन डी है 1 और 3। तो इसका आंसर होगा 2 और 4, यानी समान नागरिक संहिता और काम का अधिकार नीति निर्देशक तत्वों के गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में डीपीएसपी का प्रावधान किया गया है और इन्हें 3 भागों में बांटा गया है: समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत तथा उदार और बौद्धिकवादी सिद्धांत। लेकिन आपको ध्यान रखना है, संविधान ने इसे 3 भागों में नहीं बांटा है और गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत रखा गया ग्राम पंचायतों का गठन, जो कि अनुच्छेद 40 में है। और वहीं अगर ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग की प्रोन्नति की बात करें तो ये है अनुच्छेद 43 में। और काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार एवं सार्वजनिक सहायता का अधिकार अनुच्छेद 41 में है। तो काम का अधिकार अनुच्छेद 41 में तथा शराबबंदी, पर्यावरण संरक्षण आदि। और समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है।
था अनुच्छेद 44 में बात किया गया। तो ध्यान रखना है, इसमें जो समान नागरिक संहिता है और काम का अधिकार है, ये गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची, राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची और अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन छठी अनुसूची और संघ सूची सातवीं अनुसूची। तो इसका शपथ का प्रारूप तो तीसरी अनुसूची में रखा गया है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन भी चौथी अनुसूची में है और संघ सूची मतलब सूचियों का बंटवारा भी सातवीं अनुसूची में ही किया गया है। लेकिन अनुसूचित क्षेत्रों का जो प्रशासन है ये छठी अनुसूची में नहीं, पांचवी अनुसूची में किया गया है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 244 एक के तहत यह प्रावधान किया गया कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन पांचवी अनुसूची के अनुरूप होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। केंद्रीय सरकार के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मंत्रालय तथा विभागों का निर्माण, यहाँ पे राष्ट्रपति नहीं होगा, यहाँ पे पीएम होगा। पीएम अपनी कैबिनेट सचिव के परामर्श से करते हैं। ये क्वेश्चन गलत है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, क्वेश्चन मिस प्रिंट हो गया इसको। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। राज्य विधायिका की कार्यवाही के बारे में क्या सत्य है। ऑप्शन ए विधान परिषद का गठन देने का अधिकार है। कार्यवाही के अंतर्गत कार्यवाही के केंद्र में केवल राज्य की सरकारी भाषा अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में निर्धारित किए जाएंगे और यह किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा कर सकती है। और ऑप्शन डी है किसी कथित अनियमितता के आधार पर कार्यवाही की वैधता पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। तो राज्य विधानमंडल की कार्यवाही के बारे में सत्य ये है कि अनुच्छेद 210 जो है वो प्रावधान करता है, अनुच्छेद 210 प्रावधान करता है कि राज्य विधानमंडल की कार्यवाही केवल राज्य की राज्य भाषा या हिंदी या अंग्रेजी में निष्पादित की जाएगी और राज्य विधायिका का मुख्य कार्य विधि निर्माण, कार्यपालिका पर नियंत्रण एवं बजट पारित करना आदि होगा। फिर बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए कि ऑप्शन ए है सामान्य जनहित संरक्षित रहे, ऑप्शन बी है विद्यमान सामाजिक मूल्य सामाजिक आवश्यकताएं अवरुद्ध न हो और ऑप्शन सी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को नज़रअंदाज किया जा सकता है और ऑप्शन 4 है सामूहिक हित बृहत्तर नहीं है। और इसको कूट की सहायता से आंसर देना है कि 2 और 3 सही है, 1 और 2 सही है या केवल 1 सही है, केवल 4 सही है। तो इसका आंसर होगा 1 और 2 सही है, यानी भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है और ऐसे औचित्यपूर्ण प्रतिबंध रखते समय सामान्य जनहित संरक्षित रहे और विद्यमान सामाजिक मूल्य एवं सामाजिक आवश्यकताओं को अवरुद्ध न हो, क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(2) से 19(6) और 25 मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है और यह ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और समाज के सामूहिक हित में संतुलन बना रहे तथा जो विद्यमान सामाजिक मूल्य एवं सामाजिक आवश्यकताओं में अवरोध न उत्पन्न हो और प्रतिबंध वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुकूल होना चाहिए। समाज समय के साथ बदलता है तो प्रतिबंध भी उसी के अनुसार लचीला और न्यायोचित होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रतिबंध का उद्देश्य सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य जैसे सामाजिक मूल्यों की रक्षा होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं ऑप्शन 9 की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अर्हता का निर्धारण करता है। मंत्रिपरिषद, भारत का राष्ट्रपति या संसद विधि द्वारा या केंद्रीय मंत्रिमंडल।
तो इसका आंसर होगा संसद विधि द्वारा वित्त आयोग के सदस्यों के लिए आवश्यकता अर्हता का निर्धारण करती है, क्योंकि अनुच्छेद जो 280 है ये प्रावधान करता है कि वित्त आयोग की स्थापना राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। लेकिन आयोग के सदस्यों की अर्हताएं और उनके चयन की प्रक्रिया का प्रावधान संसद विधि द्वारा किया जाता है। तो ध्यान रखना है कि वित्त आयोग की स्थापना राष्ट्रपति करता है, लेकिन उसके जो सदस्यों की अर्हताएं हैं उसका चयन की जो प्रक्रिया है वो संसद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से करता है। अब कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सदन को आहूत करने का अर्थ विघटन है, स्थगन से सत्रावसान होता है, और ऑप्शन 3 है विघटन सदन को समाप्त करता है, और ऑप्शन 4 है स्थगन सदन के नेता द्वारा अकेले किया जा सकता है। और इसका आंसर कूट के थ्रू देना है कि 1 तथा 3 सही है, 2 तथा 3 सही है, केवल 2 सही है और केवल 4 सही है। तो इसका उत्तर होगा केवल 4 सही है कि स्थगन सदन के नेता द्वारा अकेले किया जा सकता है, क्योंकि स्थगन की जो शक्ति होती है वो सदन के नेता अथवा पीठासीन अधिकारी जो होता है उसके पास होती है, न कि सदन के नेता के पास। अतः सदन का नेता कभी भी अकेले स्थगन का प्रस्ताव नहीं कर सकता है। अच्छा सॉरी, इसमें आंसर देखना था कि सही नहीं है। हाँ, तो ध्यान रखना कि स्थगन सदन के नेता द्वारा अकेले नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सदन आहूत करने का अर्थ दीक्षांत है और राष्ट्रपति द्वारा सदन की बैठक बुलाना ही आहूत करना कहलाता है। सॉरी, यहाँ विघटन नहीं है, यहाँ पे दीक्षांत है। दीक्षांत और विघटन सदन को समाप्त करता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है। ऑप्शन ए है ब्लॉक समिति का अध्यक्ष, ऑप्शन बी है मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी है जिला परिषद का अध्यक्ष और ऑप्शन डी है राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग। तो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा हेतु राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग को अधिकृत किया गया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ कि सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है भारत की निर्माण क्षमता वृद्धि तथा उद्योगों के विकास, उद्योगों से निर्यात में, सॉरी यहाँ निर्यात होगा, बहुत मिसप्रिंट है यार, निर्यात, भारत की निर्माण क्षमता वृद्धि तथा उद्योगों के निर्यात में और घरेलू उत्पादन में विदेशी निवेश तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को प्रोत्साहित करने में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 सही है, या ऑप्शन बी है 2 सही है, या ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों सही है। तो इसका उत्तर होगा कि 1 और 2 दोनों सही है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत योजना जो है वो भारत की निर्माण क्षमता वृद्धि तथा उद्योगों से निर्यात में सहयोग करती है, जिससे घरेलू उत्पादन में विदेशी निवेश को प्रोत्साहन मिलता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है रोजगार सृजन, कृषि उत्पादन में वृद्धि करना और जनता की राजनीतिक चेतना में वृद्धि करना, या ऑप्शन डी जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य बनाना। तो ध्यान रखना है पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य बनाना। और भारतीय संविधान का जो 73वां संविधान संशोधन था उसके थ्रू भाग 9 जोड़ा गया था और उसमें अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक जोड़ा गया था। उसी के अनुसार पंचायती राज का मूल लक्ष्य स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र को सशक्त करना और जनता को निर्णय प्रक्रिया तथा विकास प्रशासन में भागीदारी देना है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो निंदा प्रस्ताव के बारे में सत्य है, सॉरी यहाँ पे निंदा है, निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या सत्य है। ऑप्शन ए है यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है, यह अविश्वास प्रस्ताव से विस्तृत नहीं है, सॉरी भिन्न नहीं है, और इस प्रस्ताव में कारण का उल्लेख करना अनिवार्य नहीं है,
और इस प्रस्ताव से सरकार का इस्तीफा आवश्यक नहीं होता है। तो इस पर बीपीएससी ने मूल्यांकन से हटा दिया था, तो इस पर हम लोग भी मूल्यांकन नहीं करेंगे। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन 15, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के क्षेत्राधिकार में आता है? नंबर 1, ऑप्शन ए है कि राज्यों के बीच विवाद, ऑप्शन बी है केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, ऑप्शन सी है मौलिक अधिकारों का संरक्षण, और ऑप्शन डी है संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। तो इसका आंसर होगा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के क्षेत्राधिकार में आता है मौलिक अधिकारों का संरक्षण, क्योंकि जो अनुच्छेद 32(1) है वो प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार देता है कि वह अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। और वहीं अनुच्छेद 32(2) जो है ये प्रावधान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र में उपयुक्त रीट, जो कि 5 प्रकार का होते हैं, बंधी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा जारी कर सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट को रीट जारी करने का अधिकार देता है अनुच्छेद 32(2), और अनुच्छेद 32(1) प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार हेतु मतलब मौलिक अधिकार के प्रवर्तन हेतु सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। और वहीं जो अनुच्छेद 226 है उसका 1, वो प्रत्येक उच्च न्यायालय को अधिकार देता है कि वह अपनी अधिकारिता के भीतर किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन और किसी अन्य विधिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए उचित आदेश दे या रीट जारी करे। अभी हमारा ये पॉलिटी का क्वेश्चन पूरा हो गया। अब बढ़ते हैं हम अपने हिस्ट्री के क्वेश्चन की तरफ। तो 71वीं बीपीएससी के हिस्ट्री के क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं कि प्राचीन भारत के स्थल है और वर्तमान में किस राज्य में वो है। तो कर्ण सुवर्ण है, प्राग्ञ ज्योतिष है, गिरनार है, प्रतिष्ठान है, ये प्राचीन भारत का स्थल है। और जो वर्तमान राज्य हैं वो महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल और असम है। तो आपको ध्यान रखना है, जो कर्ण सुवर्ण है वो प्राचीन काल में गौड़ साम्राज्य की राजधानी थी, जो अब पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में है। तो इसका ए का 3 हो जाएगा। और वही प्राग्ञ ज्योतिष जो है वो प्राचीन काल में कामरूप राज्य की राजधानी थी और वर्तमान में यह गुवाहाटी असम में है। तो बी का 4 हो जाएगा। तो ए का 3, बी का 4। तो ऐसा है, ऑप्शन एक ही में है, ऑप्शन ए में ए का 3, बी का 4। और उसमें गिरनार तो जानते ही गुजरात में आता है, और वही जो प्रतिष्ठान है वो महाराष्ट्र में आता है। तो आपका देखिए, आप 2 ही क्वेश्चन सॉल्व मतलब 2 ही ऑप्शन सॉल्व किए तो आपका बाकी आंसर मिल गया। आपको ज़्यादा देखने का ही जरूरत नहीं पड़ी, बस आपको कर्ण सुवर्ण और प्राग्ञ ज्योतिष के बारे में पता होना चाहिए था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन एक ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए गार्गी, ऑप्शन बी घोषा, ऑप्शन सी अपाला और ऑप्शन डी जो है वो विश्ववारा है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए गार्गी, क्योंकि गार्गी का संबंध जो है वो ऋग्वैदिक युग से नहीं है। ये उत्तर वैदिक काल की महान विदुषी थी जिन्होंने राजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य के साथ शास्त्रार्थ किया था, और इनका उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। और जो घोषा, अपाला और विश्ववारा है इनका उल्लेख ऋग्वेद में ही मिलता है। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। इसमें भी सूची सुमेलित करने के लिए दिया है, जिसमें चोलगंगम झील, धर्म महामात्र की नियुक्ति, प्रयाग की सभा और सुदर्शन झील घटना स्थल है। और संबंधित व्यक्ति हैं चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, राजेंद्र प्रथम और अशोक। तो ध्यान रखना है, चोलगंगम झील जो है वो राजेंद्र प्रथम ने अपनी उत्तरी भारत विजय के उपलक्ष्य में बनाई थी। तो आपको ध्यान रखना है, चोलगंगम झील का ऑप्शन होगा राजेंद्र प्रथम, यानी टी, ए का 3। और धर्म महामात्र की नियुक्ति जो थी वो सम्राट अशोक ने कराई थी। तो बी का हो गया 4, 3, 4। अभी तो नहीं हो पाएगा आपका ऑप्शन एलिमेंट। और प्रथम जो बौद्ध सभा थी इसको सॉरी यहाँ पे प्रथम बौद्ध सभा नहीं है, प्रयाग सभा है, प्रयाग। तो ऑप्शन सी है प्रयाग की सभा, और इसका आंसर होगा हर्षवर्धन। तो देखिए 3, 4, 2, 1
सुदर्शन झील हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। इसका आंसर हो जाएगा 3421 ऑप्शन बी। फिर बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों पर विचार करिए। शुंग वंश, कुषाण वंश, मौर्य वंश और कण्व वंश, और इनके सही कालानुक्रम में विभाजन मतलब स्थापित करना है। तो सबसे पहले आएगा मौर्य राजवंश, तो ऑप्शन 2 पहले आएगा। फिर आएगा शुंग राजवंश, क्योंकि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद ही पुष्यमित्र शुंग ने इस राजवंश की स्थापना की थी। तो शुंग हो गया ऑप्शन ए। और उसके बाद आता है जब कण्व, शुंग वंश के बाद वासुदेव कण्व ने अंतिम शुंग शासक देवहूति की हत्या कर कण्व वंश की स्थापना की थी। तो इसके बाद आ गया 214 हाँ, और उसके बाद आ गया अंतिम में कुषाण वंश, क्योंकि कण्व वंश के बाद कुषाण मध्य एशिया से आए थे और उन्होंने उत्तर भारत और मध्य एशिया के बड़े हिस्से पर शासन किया था। तो इसका आंसर हो गया 2143। तो ध्यान रखना, सबसे पहले मौर्य आए थे, फिर शुंग आए थे, फिर 4 नंबर कण्व आए थे और फिर कुषाण आए थे। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे? ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी शिलभद्र और ऑप्शन डी शांति रक्षित। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि कौटिल्य नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे, बल्कि उनका संबंध मौर्य साम्राज्य से था, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना से भी पहले का है। और जो कौटिल्य थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। और वहीं जो नागार्जुन है ये महायान बौद्ध धर्म के प्रमुख दार्शनिक थे। इनके समय में नालंदा महायान शिक्षा का केंद्र था। और वही शिलभद्र जो है ये 7वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे। और शांति रक्षित जो है ये प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान है और इन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया और वहाँ के पहले मठ की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, जो कि मध्यकालीन इतिहास की बात करते हैं। यहाँ से हमारे मध्यकालीन इतिहास के क्वेश्चन शुरू होते हैं कि निम्नलिखित शासकों में से किसने सभी से अधिक समय तक शासन किया था? ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है बलबन और ऑप्शन डी है बहलोल लोदी। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा समय तक किसी ने शासन किया था तो वो था बहलोल लोदी, क्योंकि इसने 1451 से 1481 तक शासन किया था, यानी पूरे 38 वर्ष। और वही जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो 1325 से 1351 तक किया था, यानी लगभग 25 वर्ष ही। और अलाउद्दीन खिलजी जो है वो 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक किया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सी तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई? ऑप्शन ए है विनय पत्रिका, ऑप्शन बी है गीतावली, ऑप्शन सी है साहित्य लहरी और ऑप्शन डी है कवितावली। तो जो साहित्य लहरी है वो तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई, क्योंकि ये सूरदास द्वारा लिखी गई है। सबको ध्यान रखना है, जो साहित्य लहरी है उसको सूरदास ने लिखा है। और तुलसीदास अकबर और जहांगीर के समकालीन थे और वे राम के भक्त थे। उन्होंने अवधी भाषा में गीतावली, कवितावली और विनय पत्रिका लिखी है और रामचरितमानस की भी रचना की है अवधी भाषा में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। इसमें भी सूची मिलान करना है। क्वेश्चन है काबुली बाग मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा, इलाहाबाद का किला, एतमादुद्दौला का मुकबरा। और बनवाने वाले हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, नूरजहां, अकबर और बाबर। इन सबको मिलान करना है इसने किसको बनाया था। तो काबुली बाग मस्जिद जो है उसको बाबर ने बनवाया था, तो ए का 4 हो गया। और 2.5 दिन का झोपड़ा जो है उसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, 4 1। और फिर इलाहाबाद का जो किला है उसका निर्माण अकबर ने कराया था, 4 1 3। और बचा एतमादुद्दौला का मकबरा, तो इसको नूरजहां बेगम ने बनवाया था। तो इसका ऑप्शन हो गया 4 1 3 2। तो ध्यान रखना, काबुली बाग मस्जिद बाबर ने, 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इलाहाबाद का किला
अकबर ने और एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहाँ बेगम ने। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। इसमें पिता और पुत्र का मिलान करना है। बाबर, अकबर, शाहजहाँ, जहांगीर, सलीम, हुमायूं, कामरान, मुराद। तो बाबर का जो पुत्र था वो, बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। तो इसमें किसका दिया गया है? कामरान का दिया गया है, तो ए का 3 होगा। फिर अकबर का जो पुत्र था वो सलीम था, तो बी का 1, 3 1। और फिर शाहजहाँ का जो पुत्र था वो दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद। शाहजहाँ का 4, मुराद हो गया। 4 1 3 1 4, 3 1 4। तो जहांगीर का हो जाएगा हुमायूं। सॉरी, जहांगीर का यहाँ पे हुमायूं नहीं है, यहाँ पे खुसरो है, बहुत मिसप्रिंट हुआ है। तो ध्यान रखना है कि बाबर का पुत्र कामरान था और अकबर का पुत्र सलीम था, शाहजहाँ का पुत्र मुराद था और जहांगीर का पुत्र खुसरो था। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित वॉल्व सिद्धांत का प्रयोग करने का आरोप लगाया था? ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी है बिपिन चंद्रपाल, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी है दादा भाई नौरोजी। तो इसका आंसर होगा लाला लाजपत राय, क्योंकि उदारवादियों पर सुरक्षित वॉल्व सिद्धांत का प्रयोग करने का आरोप सर्वप्रथम लाला लाजपत राय ने ही लगाया था। और सुरक्षित वॉल्व सिद्धांत का मतलब होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार ने एक सुरक्षित वॉल्व के रूप में की थी, जिससे भारतीय जनता के बीच बढ़ते असंतोष और विद्रोह की संभावना को कम किया जा सके। और लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया, जो कि 1916 में प्रकाशित हुई थी, इस सिद्धांत को विस्तार से समझाया और उदारवादी नेताओं की ब्रिटिश सरकार के प्रति नरम नीति की आलोचना भी की। दोस्तों, अभी हमारे क्वेश्चन में बहुत सारा मिसप्रिंट दिख रहा है, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिसप्रिंट है। कल के वीडियो में हम सारे जो भी मिसप्रिंट हुआ है उसको सही से करके आपको समझाएंगे। बाकी के 25 क्वेश्चन हम कल करेंगे। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहें सिविल सर्विसेज मंत्रा के पास। और अगर आपको क्लास का PDF चाहिए तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसमें आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप क्वेश्चन के थ्रू आप आंसर दे सकते हैं, और अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे। आप वहाँ से जुड़ के हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं आपके साथ अगली क्लास में बाकी क्वेश्चन के साथ। और BPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करने के लिए जुड़े रहें सिविल सर्विसेज मंत्रा के साथ। धन्यवाद।